हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। ये टॉपिक क्लास 11th नीट और वो बच्चे जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर एग्जाम देते हैं और जनरल साइंस का अगर उनके पेपर आता है तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल में भी फोकस करेंगे सेल मेम्ब्रेन पर और बहुत ज्यादा फोकस करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये मजेदार सा टॉपिक। सबसे पहले बच्चों हम लोग नाम पर जाएंगे कि यूकैरियोटिक सेल, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, वर्ड पर जाओ। यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड। कैरियन, कैरियोटिक वर्ड का ओरिजिन किससे हुआ है? कैरियन से, जिसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी ऐसी सेल जिसमें क्या मिले? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है कि उस सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, एक ही बात है, प्लस न्यूक्लियोलस, दो चीजें प्रेजेंट होना कंपलसरी है। वापस सुनो क्या बोला मैंने? ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप्ड है। अब आप यहाँ डायग्राम देखिए कि यहाँ पर ये क्या है? ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप है। जब न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड रहेगा किसमें? इस न्यूक्लियर एनवेलप में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, यानी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहां पर से ये बात क्लियर हो गई कि यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ? यू मतलब वेल डेवलप्ड और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो। दूसरी बात, जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज रहेगा? क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज रहेगा। अब मिलती कहाँ है ये सेल? ये यूकैरियोटिक सेल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, प्लांट्स के पास भी है, एनिमल्स के पास भी है, फंजाई के पास भी है, और यहाँ तक कि जितने प्रोटिस्ट हैं सबके कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? यूकैरियोटिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का। अब क्या यूकैरियोटिक सेल में कुछ और भी मिलता है? हाँ मिलता है। क्या मिलता है? इसमें मिलते हैं आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, क्या? एक तो कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सीलिया और फ्लैजिला, प्लस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटल या साइटोस्केलेटन। एक ही बात है, ये भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि भाई ये साइटोस्केलेटन होता क्या है, तो हम इसको पहले डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, ये बेटा यूकैरियोटिक सेल है, इसमें यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। और ये जो पेरीफेरी पर जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि यहाँ पे इस एरिया के बीच में, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। यहाँ पर से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि साइटोस्केलेटन, और क्लास 11th आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइन वाले या वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछा जाता है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। तो आपको देना होगा आंसर क्या कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन 3 तरह के प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बनता है। उसमें से पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आ गई बात? अब ये माइक्रोट्यूब्यूल ये किसके बने होते हैं? जब प्रोटीन फिलामेंट्स कह रही हूं इसका मतलब प्रोटीन के तो बने ही होंगे, लेकिन कौन सा प्रोटीन? यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है टिब्यूलिन प्रोटीन। अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्टिन प्रोटीन। और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट दोनों के बीच का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 25 nm। माइक्रोफिलामेंट नाम से पता लग रहा है माइक्रो, यानी कि कैसे होंगे? छोटे, सबसे छोटे। इसका कितना होगा डायमीटर? 6 नैनोमीटर। लेकिन इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है इसका डायमीटर होगा 10
नैनोमीटर। तो चूंकि दोनों जो फिलामेंट्स हैं, प्रोटीन फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, इनके बीच का डायमीटर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये कि नीट में इसको लेके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो बता दिया आपने कि साइटोस्केलेटन पर क्वेश्चन आते हैं, पर ये भी तो बताओ कि क्या क्वेश्चन आता है। बच्चों, साइटोस्केलेटन के फंक्शन को लेकर बात पूछी जाती है। तो साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन होता है सेल को मोबिलिटी या सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। समझ में आ गई बात? अब जो मैंने इतना सब कुछ बोला, हमें उसको लिखा हुआ मैटर भी चाहिए। तो ये रहा लिखा हुआ मैटर, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क of protein filaments that extend from cell nucleus to membrane। समझ में आ गई बात? It is made up of 3 component। कौन कौन से? पहला माइक्रोट्यूब्यूल जो लार्जेस्ट होते हैं, दूसरा किसके बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, और डायमीटर कितना होता है? 25 नैनोमीटर। वहीं पे अगर माइक्रोफिलामेंट की बात करी जाए तो ये स्मॉलेस्ट है, इनका डायमीटर कितना है? 6 नैनोमीटर, और ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। तीसरे आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो मिड साइज फिलामेंट है, यानी दोनों के बीच का फिलामेंट है, दोनों के बीच के साइज का फिलामेंट है, बेटर ये कहेंगे, और डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। तो ये समझ में आ गई बात? तो ये हमने क्या डिस्कस करा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यूकैरियोटिक सेल में हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सबसे पहला नाम अगर आता है तो वो आता है साइटोस्केलेटन का। ये चीज हमने डिस्कस करी। अब हम चलेंगे अपने एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बच्चों, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, क्योंकि नीट में भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन पे से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था आपके एनसीईआरटी में, यूकैरियोटिक सेल हेडिंग है, ये मैंने कवर किया इन 4 स्लाइड्स में, पहला पैराग्राफ। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें डिफरेंस बताया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, प्लांट सेल जो होती है उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरी बात, प्लांट सेल है, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और चूंकि प्लास्टिड्स प्रेजेंट है तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन। तो उस फूड को थोड़ा स्टोर भी करेगा प्लांट, किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च, ग्रेन्स के फॉर्म में करेगा। जबकि एनिमल में क्या होता है? प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है या स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। फिर जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होती है। तो फिर इस एनिमल सेल में कुछ नहीं मिलता क्या? मिलता है ना। क्या मिलता है? इसमें मिलते हैं आपको सेंट्रियोल्स और लाइसोसोम्स, जो एब्सेंट होते हैं किसमें? प्लांट सेल में। सेंट्रियोल और लाइसोसोम दोनों ही चीजें एब्सेंट होती है। अब एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो ड्रॉ कर रखी है बेटा, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। कई बार क्लास 11 के बच्चों ध्यान देना कि प्रैक्टिकल एग्जाम जब होते हैं तब आपके सामने डायग्राम भी रख दिए जाते हैं, और उसमें से वो लेबलिंग छुपा लेते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ ये एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो पहली बात तो क्या है कि अगर उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, प्लास्टिड दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे ये प्लांट सेल है। कई बार क्या करते हैं, इसको भी छुपा लिया जाता है और केवल वैक्यूल शो की जाती है। तो आप सेंट्रल वैक्यूल अगर बड़ी दिख रही है तो इसका मतलब आप समझ जाना ये कौन सी सेल है? ये प्लांट सेल है। जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होती। तो इन चीजों के थ्रू, प्लस जो प्लांट सेल है उसमें आपको सेल वॉल दिखेगी। यहाँ पे ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये तीनों किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? प्लांट सेल के। जबकि एनिमल सेल में क्या होती है? ये चीजें एब्सेंट होती है। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी हमारी शुरू होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। अब सेल मेम्ब्रेन को लेके बच्चों जो पूरा स्ट्रक्चर सामने आया वो तो जब आया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अराइवल हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई आफ्टर 1950s। उसके बाद ये चीज सामने आई कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन उससे पहले भी काफी स्टडीज हुई, लेकिन वो स्टडीज केमिकल स्टडीज थी और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस थे। अब इन दोनों ही स्टडीज में ये देखा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, एक पर्टिकुलर सेल पे काम किया गया, और उस सेल कौन सी थी? आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इरिथ्रोसाइट। यानी इरिथ्रोसाइट बोलो या आरबीसी बोलो, एक ही बात है। उसमें सेल मेम्ब्रेन में ये पाया गया केमिकल स्टडीज के बेस पर कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब लिपिड भी कौन से? फॉस्फोलिपिड।
अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की लेयर होती है वो बाई लेयर के फॉर्म में होती है, यानी कि एक लेयर तो ये वाली और दूसरी लेयर ये वाली, है ना। अब ये जो लिपिड बाई लेयर होती है इसमें बीच बीच में घुसे रहते हैं क्या, प्रोटीन्स, प्लस प्रेजेंट होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल। अभी बताती हूँ क्या कैसे घुसे रहते हैं, कैसे पड़े रहते हैं इसके अंदर, वो सब बताती हूँ। लेकिन केमिकल स्टडीज के बेस पर ये बात हमारे सामने निकल कर आई कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड पर्टिकुलरली कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं, प्लस इसमें लिपिड की बाई लेयर होती है और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जब सेल मेम्ब्रेन पे किए गए तो उसमें देखा गया कि लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ क्या चीज प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि लिपिड का कंटेंट कितना होता है 40% और प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है 52%। समझ में आ गई बात। अब आगे ये बताया गया कि लिपिड बोलो या ट्राइग्लिसराइड बोलो एक ही बात है। अब ये लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूल किस किस से मिलके बनता है, एक तो बनता है ग्लिसरॉल से और दूसरे किससे मिलके बनता है, फैटी एसिड से, यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इज इक्वल टू लिपिड या फैट या ट्राइग्लिसराइड। अब ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ठीक, अब जो हेड होता है बच्चों वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी इसे पानी से मोहब्बत होती है, इसे पानी से बहुत प्यार होता है, और ये किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। ग्लिसरॉल कह रही हूँ, ऑल आ रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि पीछे क्या लगा हुआ है, ऑल, यानी कि ये कैसा होगा, एल्कोहलिक, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगा, इसकी पानी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छी दोस्ती है। लेकिन जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी इसे पानी पसंद नहीं आता, ये पानी से बचती है। तो इसीलिए ये किसकी बनी होती है, फैटी एसिड्स की बनी होती है। समझ में आ गई यहां तक बात। ये हमने क्या चीज देखी, ये हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन में हमने लिपिड के बारे में पढ़ा। हमने बोला था ना कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है और प्रोटीन है, तो हमने ये भी बता दिया कि लिपिड फॉस्फोलिपिड थे, बाई लेयर थी, और उसका मॉलिक्यूल किस तरह का था, हेड है, टेल है। ये हेड हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, हेड ग्लिसरॉल का बना है, टेल फैटी एसिड की बन गई। यहां तक तो हमने बात करी किसकी, लिपिड की। अब भाई प्रोटीन को क्यों नाराज करें, हम ये भी तो देखेंगे प्रोटीन कैसे होते हैं इसमें। बच्चों प्रोटीन जो होते हैं वो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटीग्रल और एक होते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। वापस देखो डायग्राम, यही डायग्राम, इसमें क्या है बेटा, वो प्रोटीन जो इस लिपिड बायलेयर की सरफेस पर लगे रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो इस लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड रहेंगे, चाहे कंप्लीटली हो चाहे पार्शियली हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। समझ में आ गई बात। क्या बोला मैंने, जो लिपिड बायलेयर की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो उस या पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे पेरिफेरल या एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक, और जो एम्बेडेड होंगे उनको हम बोलेंगे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल पे से। क्वेश्चन ये है कि कोई से दो आप प्रोटीन बताइए किसके, इंटीग्रल के, तो आपका आंसर होगा रोडोप्सिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नीट के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोडोप्सिन ये कहाँ मिलता है बच्चों, जो आईज में, जो रेटिना में जो रॉड सेल्स होती हैं उसमें आपको मिलेगा रोडोप्सिन। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी वाले पोर्शन में। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है रोडोप्सिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये किसके एग्जाम्पल है, इंट्रिंसिक प्रोटीन के एग्जाम्पल है या इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक जिसे हम कह रहे हैं उसमें आपको दो नाम याद रखने होंगे, एक तो स्पेक्ट्रिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है और दूसरा एटीपीएस जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। यहां पर से भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके शुरू के जो क्वेश्चन आते हैं 1 वर्ड वाले, उसमें यहां पर से क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरे लेक्चर की वो ये स्लाइड है, और ये मॉडल है
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जितना अभी सब कुछ मैंने बताया लिपिड और प्रोटीन के बारे में, उन सबको सम अप कर दो और थोड़े से सेंटेंसेस और ऐड कर दो और हमारा एक पूरा फुल क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ऐड क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात आती है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने था। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना होगा किसका, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। और ये मॉडल इन्होंने दिया था 1972 में। अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको कि एक्चुअली ये मॉडल था क्या। ये मॉडल कुछ हम सबके घर की कहानी है। कैसे है ये, जो ऑर्गेनाइज्ड है ना स्ट्रक्चर, ये जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है इस तरह से, ये जो जिसको हम लिपिड बाइलेयर कह रहे हैं, ये क्या है, ये है हमारे घर में मम्मा। और ये क्या है, ये बच्चे जो क्या करते हैं कि जहां केमिस्ट्री पढ़ी वहीं पे केमिस्ट्री की बुक छोड़ दी, फिर फिजिक्स पढ़ी यहाँ पे फिजिक्स की बुक छोड़ दी, फिर बायो पढ़ी उसके साथ हमने नोट्स भी बनाए थे वहां पे नोट्स भी रख दिए और साथ में पेन भी छोड़ दिया। तो ये तो क्या है, हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड मम्मा जो हमारे घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। और ये क्या है, जो हम सब ये बुक्स कॉपी पेन छोड़ देते हैं। ये सब एक मजाक की बात थी, लेकिन ध्यान से सुनो क्या है बच्चों। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसमें फ्लूइड का मतलब है कि जो फैट या जो लिपिड होते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, सेमी फ्लूइड स्टेज में होते हैं। मोज़ेक का मतलब होता है स्कैटर्ड फॉर्म में, रैंडमली, चितकबरे, कहाँ क्या चीज, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, उसमें उन्होंने क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन में एक तो ये लिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में या मोज़ेक फॉर्म में अरेंज होते हैं। अच्छा ये तो बताया नहीं मैम आपने कि घर में ये कौन है, ये पापा जो सब चीजों को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, कभी बच्चे का साइड लेते हैं, कभी अपने वाइफ का साइड लेते हैं। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है बच्चों। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि बहुत ज्यादा ठंड हो यानी कोल्ड हो, टेम्परेचर कम हो तो ये बहुत रिजिड ना हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो यानी हाई टेम्परेचर हो तो ये बहुत ज्यादा फ्लूइड ना हो जाए। उस चीज को मेंटेन रखने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। समझ में आ गई बात। तो ये अब अगर हमें लिखना पड़ जाए, मान लीजिए क्लास 11 के बच्चों ध्यान देना कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे फुल क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर सबसे पहली लाइन क्या होगी, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, और 1972 सन लिखना मत भूलना। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अभी तो बताया लिपिड भी कौन से होंगे, लिपिड होंगे फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड। तीसरी बात, इन दिस मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स रिमेन इन सेमी फ्लूइड स्टेज, यानी कि बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं और एकदम फ्लूइड भी नहीं, सेमी फ्लूइड स्टेज में रहते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइदर पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड इन दिस मेम्ब्रेन। फोर्थ पॉइंट क्या है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, मोज़ेक टाइप का। मोज़ेक टाइप का मतलब ऐसे समझो, मान लो मैं यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मैंने एक पैच कुछ इस तरीके से लगा दिया, सपोज यहाँ पे मैंने एक पैच इस तरीके से लगा दिया, फिर एक और छोटा टुकड़ा काटा, फिर उसको यहाँ लगा दिया, फिर एक इस तरीके से काटा, यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से मोज़ेक तरीके से चितकबरे फॉर्म में, रैंडमली स्कैटर्ड फॉर्म में प्रोटीन्स एम्बेडेड या एक्सटर्नली लगे रहते हैं इस लिपिड बाइलेयर में। फिर लिपिड होते किस तरह के, इसमें कौन सी वैरायटी होती है लिपिड्स की, या तो ग्लाइकोलिपिड मिलेंगे या फॉस्फोलिपिड मिलेंगे। फिर हम आगे देखते हैं, अब ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ग्लोब्यूलर होते हैं। दिखा देती हूँ वापस से एक बार आपको, एक मिनट, आया डायग्राम। ये बच्चों जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्स टू मैक्स ये कैसे होते हैं, इस तरीके से ग्लोब्यूलर इन शेप होते हैं। दो तरह के आपको मिलेंगे, एक तो पेरिफेरल और एक कौन से मिलेंगे, एक मिलेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो है उसका परसेंटेज कितना होगा, 70%, और पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कितने होंगे, 30%। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब देखो, जब इंटीग्रल अंदर धसे हुए हैं प्रोटीन, एम्बेडेड है, तो उनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होगा एज कंपेयर टू वो प्रोटीन जो सरफेस पर लगे हुए होंगे। तो इस बात को हमें लिखना होगा कि इंटीग्रल प्रोटीन कैन नॉट बी आइसोलेट इजीली, वेयर एज पेरिफेरल प्रोटीन्स कैन बी आइसोलेट इजीली। समझ में आ गई बात। फिर पेरिफेरल प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, यानी कि वो प्रोटीन जो सरफेस पर प्रेजेंट होंगे
उनका काम क्या होगा, वो एंजाइम्स का काम करेंगे, वो सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे, वो सेल की शेप मेंटेन करने का काम करेंगे। और यानी कि अपनी सेल है या कोई दूसरी सेल है, कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, पेरिफेरल प्रोटीन करेंगे। तो फिर ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करेंगे, ये इंटीग्रल प्रोटीन बच्चों काम करते हैं करियर का, ले जाने का, ट्रांसपोर्ट करने का, किसको, जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ले जाने का काम कौन करेंगे, ये इंटीग्रल प्रोटीन करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज कैरियर, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात। तो ये हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में लिपिड देख लिए, हमने प्रोटीन देख लिए। अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को, और साथ ही साथ हाँ एक चीज उसमें रह गई बच्चों, एक बार मैं वापस उस डायग्राम पर आती हूँ, 1 मिनट रुको, आ गई, ये आ गया। ये जो पूरा लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, इसमें जो ये यहाँ पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है, उस प्रोटीन पर क्या होता है कि शुगर की चेन आके जुड़ जाती है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं। तो जब प्रोटीन के साथ शुगर अपन केमिस्ट्री में या बायो में अपन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं। तो जब शुगर आके जुड़ जाएगी इस प्रोटीन पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअल में बाहर वाले पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो ये हम किस टॉपिक में रखेंगे, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक कंपोनेंट हमने लिपिड देखा, एक हमने प्रोटीन देखा, एक हम कोलेस्ट्रॉल देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, और एक हमारा कौन सा कंपोनेंट आ गया, कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट आ गया। अब हम आ जाते हैं अपनी उसी स्लाइड पर, ये आ गई स्लाइड। हाँ, Some chains and sugar molecules are attached with peripheral protein। ये ध्यान रखना कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये किससे अटैच होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच होते हैं। तो प्रोटीन प्लस चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ये क्या बना देगी, ग्लाइकोप्रोटीन। और इस तरह की जब बहुत सारी चेन्स बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन की, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ग्लाइकोकैलेक्स इससे पहले हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है। अब इस ग्लाइकोकैलेक्स का फंक्शन क्या होगा, इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, परमेबिलिटी, सेल एडेशन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ये इसके 4 फंक्शन हुए, किसके, ग्लाइकोकैलेक्स के। कमेंट करना मत भूलना कि ग्लाइकोकैलेक्स हमने कहाँ पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज इंटरस्पर्स्ड विद द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि ये बीच बीच में जो पूरी बाइलेयर होगी, उस बाइलेयर में बीच बीच में ये घुसा पड़ा रहेगा कोलेस्ट्रॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि कोलेस्ट्रॉल, यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज टेम्परेचर बफर प्रिवेंटिंग द मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग टू रिजिड एट लो टेम्परेचर, यानी कि जब कोल्ड होगा, जब सर्दियां आएंगी, तो ये उसको बहुत ज़्यादा रिजिड होने से, बहुत ज़्यादा टाइट होने से रोकेगा। और जब गर्मी होगी, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर इसकी फ्लूइडिटी को ये मेंटेन करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गई। तो ये था क्या बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम आ जाते हैं 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के, कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी नहीं बोलेंगे, फ्लूइडिटी बोलेंगे, इसको अफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। उसी तरीके से लिपिड कंपोजिशन। लिपिड कंपोजिशन का मतलब होता है बच्चों कि जो भी लिपिड हम ले रहे हैं, वो लिपिड या जिस भी लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, उसमें जो फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कह रही हूँ, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो उसको बांधना, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होगा, उसमें फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रहेगी। तीसरा आता है कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये फ्लूइडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है अपना लास्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बच्चों सेल मेम्ब्रेन के मेनली 4 फंक्शन है, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली चीज आती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी लेयर जो
किसी भी सब्सटेंस के उस मेम्ब्रेन से आर पार जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं परमिएबल कह रही हूँ, स्लाइड लेके मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। परमेबिलिटी, बेटा परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, या परमिएबल हम कह रहे हैं कि कोई भी लेयर है या सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब क्या है कि उस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई से भी मॉलिक्यूल आराम से आ जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, सेल वॉल। दूसरा वर्ड एक आता है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कह रही हूं, इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब क्या हो गया कि उस लेयर के आर पार मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, चाहे वो गैसियस हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो। तो इसमें एग्जांपल किसका आप याद रख लेंगे, क्यूटिकल का। तीसरा मैंने कह दिया सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसी लेयर जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल तो पास हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, सेमी परमेबल। और इसमें आप ले सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जांपल। और चौथी चीज हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल, परमेबल। अब देखो सेमी परमेबल का क्या बोला मैंने कि जैसे मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल तो पास हो जाएंगे इसके थ्रू, लेकिन वाटर में जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है वो पास नहीं होंगे। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल में क्या होगा कि वाटर भी पास हो जाएगा, प्लस ग्लूकोज भी पास हो जाएगा, प्लस सॉल्ट भी पास हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H12O6। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज तो पास हो जाएगा, लेकिन इसकी ही जैसी शक्ल वाला कोई दूसरा बंदा होगा तो वो पास नहीं होगा इसके थ्रू, वो होती है सेलेक्टिवली परमेबल। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, एक तो सेल की परमेबिलिटी को डिसाइड करती है। दूसरी बात मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, और जब इस तरह से होता है तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम कह देते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास तो कंसंट्रेशन लो है लेकिन हमें तो फिर भी अंदर घुसना है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है, एटीपी के फॉर्म में। और इस तरह का ट्रांसपोर्ट क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह के ट्रांसपोर्ट बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। पैसिव जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्टिव जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। प्लस यहां पे आपको एक एग्जांपल याद रखना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। समझ में आ गई बात। तो एक फंक्शन तो हो गया इसका परमेबिलिटी और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का। दूसरा रीजनरेशन एंड रिपेयर, यानी कहीं पर भी अगर सेल मेम्ब्रेन टूट फूट जाती है तो वो वापस से रीजनरेट हो जाती है, नई सेल्स वहां पे लग जाएंगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। ये काम भी किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी सिंथेसिस से। तो याद करो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी वाला पोर्शन है वहां पे एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसी में वो एंजाइम्स निहित होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। फिर सेल रिकॉग्निशन, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था, जहां मैं स्लाइड पीछे भी लेके गई थी, कि जो पेरीफेरल प्रोटीन है उस पेरीफेरल प्रोटीन से आके क्या जुड़ जाते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, और वो शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। और उस ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है, सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम, यानी कौन सा फॉरेन पार्टिकल है कौन सा अपना पार्टिकल है, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम भी किसका हुआ, सेल मेम्ब्रेन का काम हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने यूके
यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लस सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा। बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे से क्लास 11 के बच्चों फुल क्वेश्चन आता है। नीट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 11 के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन प्लस साइटोस्केलेटन को बिल्कुल मत छोड़ना, वहां पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से थैंक यू वाली स्लाइड लगा के मैं कह देती हूँ कि अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।